चलिए एक ऐसे समय में चलते हैं जब भारत वैसा नहीं था जैसा हम आज जानते हैं। कोई एक देश नहीं, बल्कि छोटी छोटी बस्तियों का एक समूह था। आज हम उसी दौर को समझेंगे जब भारत की पहली महान शक्तियों ने जन्म लिया। देखिए, सदियों तक भारत का जो पॉलिटिकल मैप था वो इन छोटे छोटे समुदायों से बना था जिन्हें जन कहा जाता था। हर जन का अपना एक मुखिया होता था, अपनी एक अलग पहचान थी। पर फिर लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक ऐसा बड़ा बदलाव आया, एक राजनीतिक बिग बैंग हुआ जिसने इस पूरे नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सिर्फ कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये तो समाज के पूरे स्ट्रक्चर में एक क्रांति जैसा था, जिसके पीछे थी नई टेक्नोलॉजी और नए नए विचार। तो हुआ ये कि लोहे के औजारों से खेती बढ़ी, व्यापार के लिए नए रास्ते खुले और शहर बसने लगे। इन ताकतवर बदलावों ने छोटे छोटे जन को मिलाकर बड़े इलाकों वाले राज्य बना दिए, जिन्हें जनपद कहा गया। पर यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। चलिए अब जरा देखते हैं कि इस बदलाव के बाद शक्ति का नया नक्शा कैसा दिखता था। पुराने टेक्स्ट, खासतौर पर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय को देखें तो उसमें 16 ऐसे ही शक्तिशाली राज्यों का जिक्र मिलता है। इन्हें ही महाजनपद कहा गया। सोचिए जरा, ये आज के अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी बिहार तक फैले हुए थे। इस नक्शे पर कुछ बड़े प्लेयर्स ये थे, जैसे काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा सेंटर थी। या फिर मगध को देखिए, जो दक्षिण बिहार में था और आगे चलकर सबसे ताकतवर बनने वाला था। लेकिन इन 16 में भी 4 ऐसे थे जो उस दौर की सुपर पावर बनकर उभरे, और इन चारों के बीच आखिरी बाजी जीतने के लिए एक जबरदस्त होड़ लगी हुई थी। पर एक बहुत दिलचस्प बात यह थी कि इन सभी राज्यों को चलाने का तरीका एक जैसा नहीं था। असल में ये दौर शासन को लेकर एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट का भी था, जहां दो बिल्कुल अलग अलग विचार आमने सामने थे। और यहीं पर उस जमाने का सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा होता था, जिसके दो एकदम अलग अलग जवाब सामने आ रहे थे। एक तरफ तो राजतंत्र थे, जहां राजा का बेटा ही राजा बनता था और सारी ताकत एक ही परिवार के हाथ में होती थी। पर दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी आइडिया था, गणराज्यों का। यहां कोई एक राजा नहीं था, बल्कि कुछ लोगों की एक परिषद, एक काउंसिल मिलकर फैसले लेती थी। तो इन सभी ताकतवर राज्यों और गणराज्यों के बीच एक राजतंत्र ऐसा था जो बाकियों को पछाड़कर एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखने वाला था। हम बात कर रहे हैं मगध की। आज के दक्षिण बिहार में बसा ये राज्य अपने समय की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। और इसका ये उभार कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे भूगोल, संसाधन और जबरदस्त लीडरशिप का एक सही कॉम्बिनेशन था। तो आखिर मगध की जबरदस्त कामयाबी का सीक्रेट क्या था? असल में इसके 4 मेन पिलर्स थे। पहला, जमीन के नीचे छिपा लोहे का खजाना, जिससे बेहतरीन हथियार बनते थे। दूसरा, व्यापार के लिए गंगा जैसी नदियां। तीसरा, दुश्मनों को कुचलने के लिए जंगलों से मिले हाथी। और चौथा, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे 30 तर्रार राजाओं की लीडरशिप। ये किसी भी साम्राज्य को बनाने का एक परफेक्ट फॉर्मूला था। अब देखिए, ये जो पॉलिटिकल उथल-पुथल हो रही थी, ये अकेले नहीं हो रही थी। इसको ताकत मिल रही थी अर्थव्यवस्था और समाज में आ रहे बड़े-बड़े बदलावों से। ये वो दौर था जब हर तरफ कुछ नया हो रहा था। खेती के तरीके बदल रहे थे, व्यापार के लिए पहली बार सिक्के इस्तेमाल हो रहे थे, और लोगों की सोच में भी एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही थी। मतलब इकॉनमी में एक तरह का बूम आ गया था। नए औजारों और पहली बार सिक्कों के इस्तेमाल से इतनी दौलत पैदा हुई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। इससे समाज का पूरा ढांचा ही बदलने लगा था। और जब पैसा और समाज बदलता है तो सोच भी बदलती है। ये बदलाव सिर्फ खेतों और बाजारों तक ही नहीं रहा। इसी दौर में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए विचार भी सामने आए, जिन्होंने समाज की सदियों पुरानी सोच और परंपराओं पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हमें महाजनपद को क्यों याद रखना चाहिए? देखिए, ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये उस भारत की नींव थे जिसने आने वाले हजारों सालों तक दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। असल में यहीं से भारत में एक प्रॉपर स्टेट सिस्टम की शुरुआत हुई। यहीं से व्यापार और संस्कृति से भरे शहरों की दूसरी लहर आई। और सबसे बड़ी बात, इसी दौर ने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राटों के महान मौर्य साम्राज्य के लिए जमीन तैयार की। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये काल वो धधकती हुई भट्ठी थी, जिसमें भारत के पहले महान साम्राज्यों का आइडिया तैयार हुआ और उसे एक शक्ल दी गई। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल बचता है। सोचकर देखिए,
हमारा इतिहास कितना अलग होता अगर उस दौर में ताकतवर राजाओं की जगह गणराज्यों की वो मिलकर फैसले लेने वाली परिषदें जीत जाती।